गर्मी में 5 जुगाड़ू बहुओं का घर, वॉशरूम और फर्नीचर। एक कच्चे मकान में मोहनलाल जी और सुनीता का पूरा परिवार साथ में रहता था। मकान के एक ही कमरे में उनके 5 बेटे, 5 बहुएं, एक बेटी और एक पोती मिलजुल कर रहते थे। घर की हालत पैसों और सुविधाओं दोनों के ही मामले में बड़ी खस्ता थी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे और साथ ही शुरू हो गई थी इस परिवार की तकलीफें भी। दोपहर के समय सुनीता एक जर्जर चारपाई पर लेटी हुई थी। पंखा झल रही थी। नीचे जमीन पर उनकी 5 बहुएं लेटी हुई हैं। हाय कितनी गर्मी है साधना, बेटी जरा खिड़की तो खोल दे। उमस और गर्मी से तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। खोल तो दूं माँ जी, लेकिन जैसे खिड़की दरवाजा खोलो बाहर की गर्म हवा और धूप सीधे अंदर आ जाती है। इससे तो और गर्मी होने लगती है। ये टीन की छत भी तो मुझे आग टपका रही है। धूप में टीन बहुत गर्म हो जाता है माँ जी। छत भी तो काफी नीचे है, इससे कमरा ज्यादा गर्म हो जाता है। ये टीन की छत का अगर कुछ हो जाए तो कमरा कम गर्म होगा। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है, आगे तो हमारी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस छत में कुछ बदलाव कर सकें। हमें पूरी गर्मियाँ ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन भाभी, माँ जी, पिताजी और खुशी इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनकी तबीयत तो पहले ही खराब रहती है। हम ऐसा करते हैं कि छत पर चूने से पुताई कर देंगे, इससे जरूर फर्क पड़ेगा। चूने की पुताई में भी तो पैसे लगेंगे ना। हमारे पास राशन के ही पैसे कम पड़ते हैं, इसके लिए कहाँ से पैसे निकालेंगे। हम लोगों ने जैसे जुगाड़ करके सर्दियाँ गुजारी थी, वैसे ही गर्मी से बचने के लिए भी हमें जुगाड़ सोचने पड़ेंगे, वरना तो मुश्किल हो जाएगी। सही कह रही हो तुम, हमें कुछ तो जुगाड़ सोचने ही पड़ेंगे। अच्छा, अभी तो हम उठते हैं, बेचारे पिताजी बाहर गर्मी में बैठे हैं। साधना और बाकी बहुएं उठती हैं और बाहर बैठकर पंखा झलते अपने ससुर जी को अंदर बुला लेती हैं। तब तक शाम भी होने को आती है। अंदर तो और उमस हो रही है। ये गर्मी तो बड़ी ही खराब चीज है भाई, शरीर से पूरा पानी ही निचोड़ लेती है। बेटा जरा एक गिलास पानी दे देना। रात को 5 भाई अपने कामों से लौटते हैं। खाना बनाने के लिए घर में चूल्हा जल रहा होता है। उसकी गर्मी से कमरा और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। सभी भाई अपने अपने गमछों से पसीना पोंछते हुए खाना खाने के लिए बैठते हैं। अब तुम लोग हमारे आने से पहले ही खाना खा लिया करो, हम लोग ठंडा खाना खा लेंगे। लेकिन अब तो इस गर्म कमरे में बैठकर गर्म खाना गले से नीचे ही नहीं उतरता है। दोनों बड़े भाई राजेश और महेश एक खेत में मजदूरी करते थे। अगले दिन खेत से आते समय वो अपने साथ खूब सारे केले के पत्ते लेकर आते हैं। ये इतने सारे केले के पत्ते क्यों लेकर आ रहे हैं आप? ये मालिक ने फेंकने के लिए रखवाए थे भाभी। अब केले की फसल निकल चुकी है ना, तो इनका कोई काम नहीं है। इनकी जगह अब दूसरी फसल लगेगी और हम इन्हें फेंकने की बजाय घर पर लेकर आ गए। तुम लोग इन्हें चूल्हा जलाने में इस्तेमाल करना। ये गीले पत्ते हैं भैया, इन्हें चूल्हे में नहीं जला पाएंगे, लेकिन मेरी जुगाड़ू भाभियाँ इन्हें किसी न किसी काम में ले ही लेंगी। हमें पता है, ये सब जुगाड़ू बहुएं किसी भी चीज को बेकार नहीं जाने देती हैं। इनका भी कोई ना कोई उपयोग जरूर कर लेंगी ये। रात को गर्मी फिर से कहर ढाती है और सब बेचैनी में करवट बदलते हुए रात काटते हैं। दिन भर धूप में तपे टीन अब नीचे गर्मी फेंक रहे थे। अगले दिन सुबह 5 भाई अपने अपने काम पर। खुशी स्कूल और चांदनी अपने कॉलेज चली जाती है। चांदनी पढ़ने में बहुत होशियार थी और स्कॉलरशिप के जरिए एक अच्छे कॉलेज से आर्किटेक्ट का कोर्स कर रही थी और खुशी पास ही के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। चलो भाई, अब बोलो कि इन केले के पत्तों के ढेर का क्या करना है। पहले घर में इंसानों के रहने की जगह नहीं है, इन्हें कहाँ रखेंगे। अगर हम इन पत्तों को टीन की छत पर फैलाकर छत अच्छे से ढक देंगे तो तेज धूप सीधे टीन पर नहीं पड़ेगी, जिससे वे ज्यादा गर्म नहीं होंगे। वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। पत्तियां सूख जाएंगी तो भी छत ढकी ही रहेगी। चलो फिर काम पर लग जाते हैं। अभी नहीं कर सकते हैं, ये काम हमें शाम को करना पड़ेगा। अभी छत इतनी गर्म होगी कि उस पर पैर तक नहीं रख पाएंगे। मैं और माधुरी भाभी ऊपर चढ़ जाएंगे और पत्ते फैला देंगे, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए तो हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी और वो तो हमारे पास नहीं है। सीढ़ी हमें रानी के यहाँ मिल जाएंगी, उनके यहाँ है एक सीढ़ी। मैं शाम को ही उनसे मांग कर ले आऊंगी। सब तय होने के बाद साधना सीढ़ी मांगने के लिए पड़ोस में रहने वाली रानी के यहाँ जाती है। रानी भाभी, और रानी भाभी, क्या हुआ? आज भी कुछ लेने ही आई होगी। कभी हमें भी कुछ दे दिया करो तुम लोग। बोलो क्या चाहिए? मुझे आपकी सीढ़ी चाहिए भाभी जी। मजबूरी ना होती तो हमें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। वैसे हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम बहुओं ने आपके यहाँ के शादी ब्याह में बहुत काम किए हैं भाभी जी। हाँ, ले जा, वो रखिए सामने। काम होते ही लौटा दूंगी भाभी। साधना सीढ़ी लेकर घर आती है और उसे घर की दीवार से टिका देती है।
पांचों बहुएं तड़के ही उठकर काम पर लग जाती हैं। नीलम और माधुरी सीढ़ी से चढ़कर छत पर जाती हैं और बाकी बहुएं सीढ़ी पर खड़ी होकर उन्हें पत्ते देती जाती है। पहले कॉर्नर से फैलाना शुरू करते हैं भाभी। हाँ, मैं इस तरफ फैलाती हूँ, तुम उस तरफ से शुरू करो। दोनों बहुएं 1 घंटे के अंदर पूरी छत पर केले के पत्ते फैला देती हैं। पत्ते ज्यादा होने की वजह से डबल लेयर भी बन जाती है। हो गया। नीलम और माधुरी, तुम दोनों तो बड़ी फुर्तीली हो भाई। चलो, आज तुम दोनों की खाना बनाने से छुट्टी। बहुत मेहनत की है आज तुम दोनों ने। साधना काम होते ही रीना को सीढ़ी वापस कर देती है। उस दोपहर को टीन कम गर्म होता है, जिससे सबको गर्मी थोड़ी कम लगती है। तुम जुगाड़ू बहुओं ने तो गर्मी कम करने का कमाल का जुगाड़ किया है भाई। क्यों जी? हाँ भाई, गर्मी अब थोड़ी कम लग रही है। पिताजी, आप बाहर गर्मी में मत बैठिए, यही अंदर ही लेट जाइए। हम आपकी बेटियों की तरह ही तो है। तुम सब तो मेरी बेटियों से भी बढ़कर हो। मैं अंदर ही लेट जाता हूँ। बेटा, बस थोड़ा ठंडा पानी पिला दो। ये लीजिए पिताजी, पानी भी ठीक से ठंडा नहीं हो रहा है। गर्मी में तो शरीर को ठंडा रखने के लिए दही छाछ खाते हैं, लेकिन हम तो वो भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम ऐसा कुछ करना चाहिए कि ठंडा पानी तो सबको मिल जाए। शाम को सभी भाई और चांदनी बहुओं का जुगाड़ देखकर खुश हो जाते हैं। उस दिन रात को सोते समय सब थोड़ी राहत महसूस करते हैं। अगले दिन, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है भाभी। आप लोग तो बहुत होशियार और समझदार हैं। छत से गर्मी रोकने का जुगाड़ तो हो गया है, लेकिन खिड़की और दरवाजे को हर समय बंद रखने से बहुत उमस होती है। इसका भी कुछ करना होगा। आपको याद है भाभी, एक दिन दिनेश जी बता रहे थे कि उनकी फैक्ट्री में जूट के बेकार टुकड़े, जूट की कतरने और बोरे पड़े रहते हैं, जिन्हें या तो फैक्ट्री का मालिक बहुत कम कीमत में बेच देता है या फिर वहाँ काम करने वाले मजदूरों को मुफ्त में दे देता है। माधुरी का पति सुरेश और रत्ना का पति दिनेश दोनों एक जूट के कपड़े की फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। रत्ना को दिनेश की कही बात याद आती है, जिसे वो सबको बताती है। माधुरी खुश होकर कहती है, हाँ, याद आया। गर्मियों के दिनों में तो जूट बहुत अच्छा होता है। हम ऐसा करते हैं, लोगों को फैक्ट्री से जूट के कुछ बेस्ट टुकड़े और बोरे लाने के लिए कहते हैं। हाँ, फिर हम उन टुकड़ों को जोड़कर खिड़की दरवाजे पर टांग देंगे और उन पर पानी छिड़ककर उन्हें ठंडा करेंगे। हाँ, और इससे बाहर की गर्म लू भी अंदर नहीं आएगी और कमरा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तुम आज ही दोनों को जूट के कपड़े लाने के लिए कह देना। दोपहर को स्कूल से आने के बाद खुशी पंखे की ठंडी हवा में टीवी देखने के लालच में पड़ोस में रहने वाली सहेली गुंजन के यहाँ जाती है। वाह, ठंडी हवा में सोफे पर बैठ के टीवी देखने में कितना मजा आ रहा है। तेरे यहाँ पंखा नहीं है ना, तू दोपहर को यही आ जाया कर। तुझे पोहे खाने हैं? रुक, मैं भी लाती हूँ। मासूम गुंजन पोहे लाने के लिए किचन में जाती है। उतनी देर में उसकी मम्मी सीमा हॉल में आती है और गुस्से में कहती है, फ्री में नहीं आता है ये आराम, इनके लिए पैसे चुकाते हैं हम। ठंडी हवा में सोफे पर बैठकर टीवी देखना अच्छा लगता है ना? तो अपने घर के लोगों को भी पैसे कमाने के लिए बोल। चल जा, अब घर जा अपने। खुशी रोते रोते अपने घर आती है और सुनीता को पूरी बात बताती है। बच्चे से बात करने का ये कौन सा तरीका है भला? चल, मैं चलती हूँ और उसे बताती हूँ। रुकिए माँ जी, मैं जाती हूँ। राखी सीमा के घर जाकर उसे खूब सुनाती है। खुशी तो छोटी बच्ची है, उसे क्या समझता है, लेकिन तुमने भी अकल बेच खाई है क्या? कोई इस तरह बात करता है क्या बच्चे से? अरे जाओ तुम लोग, अपने बच्चे को टीवी और सोफा तो दूर, इतनी गर्मी में पंखे की ठंडी हवा तक नहीं खिला सकते, और आई बड़ी मुझे सिखाने। सीमा मन मसोस कर घर आ जाती है, लेकिन सोचती है कि हमारे यहाँ कम से कम बैठने और सोने की ही व्यवस्था होती। खुशी ठंडी हवा और सोफे के लालच में आकर ही तो सीमा के घर गई थी। अगले दिन, ये लो भाई, आप लोगों के लिए जूट की कतरने, टुकड़े और बोरे। अरे वाह, ये तो बहुत सारे हैं। हमारा काम हो जाएगा, इसके बाद भी काफी बच जाएगा। अच्छा है, हमने आज ही मालिक से मांग लिया। आज उनका मूड इतना अच्छा था कि उन्होंने हमें दिल खोल कर दे दिए। जूट के कपड़े के टुकड़े, बोरे और कतरने सुई धागे से जोड़ जोड़ कर बहुएं खिड़की और दरवाजे के हिसाब से पर्दे बना लेती हैं। चलो भाई, ये काम भी हो गया। अब इसे खिड़की और दरवाजे पर टांग देते हैं। इस पर पानी छिड़कने का काम मेरा। मैं एक टुकड़े को गीला करके पानी के घड़े पर लपेट देती हूँ, सबको ठंडा पानी भी मिल जाएगा। दरवाजे और खिड़की पर जूट के पर्दे टंग जाते हैं और नीलम उन पर पानी का छिड़काव कर देती है। इससे कमरे में काफी ठंडक हो जाती है। घड़े का पानी भी अब ठंडा हो जाता है। मैं घर के पास वाले कुम्हार की दुकान से कुछ टूटे फूटे गमले मटके लेकर आती हूँ, वो फ्री में दे देता है। उनमें पानी भरकर हम कमरे में चारों तरफ रख देंगे, फिर तो कमरा और भी ठंडा हो जाएगा। राखी टूटी फूटी मिट्टी की चीजों को लेकर आती है और उसमें पानी भरकर चारों तरफ रख देती है। अब कमरा काफी हद तक ठंडा हो जाता है।
और सब रात को चैन से सोते हैं। लेकिन उसी रात को राजेश को कोई कीड़ा काट लेता है और उसका हाथ सूज जाता है। सुबह उठकर राजेश, तुम्हारा हाथ तो बहुत सूज गया है। तुम्हें गर्मी के किसी कीड़े ने काट लिया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें काली मिट्टी लगा देती हूँ। उससे ठंडक भी मिलेगी और सूजन भी कम हो जाएगी। मैं पीछे वाले मैदान से काली मिट्टी लेकर आती हूँ। साधना काली मिट्टी लेकर आती है और सरला उसका लेप बनाकर राजेश के हाथ पर लगाती है। कुछ ही देर में मिट्टी की ठंडक से राजेश को आराम मिलता है और सूजन भी कम हो जाती है। लेकिन ये सब देखकर खुशी बहुत डर जाती है। रात को सोते समय मैं नीचे नहीं सोऊंगी, मुझे भी कीड़ा काट लेगा। तो फिर कहाँ सोओगी? हमारे पास एक ही तो खटिया है ना, और उस पर दादी सोती है। उन्हें नीचे सोने में तकलीफ होती है ना। खटिया भी तो कितनी जर्जर हो चुकी है, पता नहीं कितने दिन चलेगी। कल सीमा की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ भी बैठने सोने के लिए थोड़ी तो ढंग की व्यवस्था हो। मैं नहीं सोऊंगी नीचे, नहीं तो कीड़ा मुझे भी काट लेगा। खुशी, बुआ के पास सो जाओ, बुआ कीड़े को तुम्हारे पास भटकने नहीं देगी। नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नीचे नहीं सोऊंगी। अच्छा आजा मेरे पास यहाँ खटिया पर, हम दोनों ही दुबले पतले हैं, सो जाएंगे। बहुएं रोकती उससे पहले ही खुशी खटिया पर बैठ जाती है और खटिया चरमराकर टूट जाती है। साधना जल्दी से सुनीता और खुशी को पकड़ लेती है, जिससे वो चोट लगने से बच जाती है। खुशी, ऐसे कूद कर बैठते हैं क्या खटिया पर? देखो टूट गई ना, अब दादी कहाँ सोएंगी? उसे मत डांट बेटा, खटिया तो टूटने की ही कगार पर आ गई थी। मैंने सोचा कि खुशी सो जाएगी, फिर उसे नीचे सुला देंगे, लेकिन उससे पहले ही ये टूट गई। सुनीता जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से नीचे सो तो जाती है, मगर रात भर उसे बहुत तकलीफ होती है। बहुओं को इस बात का बहुत दुख होता है। अगले दिन सुबह, पिताजी मैं थोड़ा राशन लेकर आती हूँ। मेरे पैरों में दर्द नहीं होता तो मैं ही लेकर आ जाता। इतनी धूप और गर्मी में तुम्हें बाहर जाता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो अब किसी भी काम का नहीं रहा हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं पिताजी? आप इस घर के बुजुर्ग हैं, हमारे लिए तो आप कितना बड़ा सहारा है। आप ऐसा मत सोचा कीजिए। साधना किराने की दुकान पर जाती है और उसकी नजर पास ही में बने एक गाड़ियों के गैराज पर पड़ती है, जहाँ कार, बाइक, ट्रक आदि के पुराने और बेकार पड़े बड़े बड़े टायर पड़े हुए थे। भैया, इन पुराने टायरों का आप क्या कहते हो? हम इन्हें बेच देते हैं या बहुत ज्यादा खराब टायरों को आग के हवाले कर देते हैं। आप क्यों पूछ रही हैं? वो मैं ये कह रही थी कि जो टायर बिल्कुल खराब हो गए हैं, क्या उन्हें आप मुझे दे सकते हैं? साधना मैकेनिक को सारी बात बताती है। मैं तो यहाँ नौकर हूँ दीदी, हमारे सेठ बहुत कंजूस हैं, तुम्हें फ्री में तो बिल्कुल नहीं देंगे। आपको इन टायरों की बहुत जरूरत है, आप रुकिए, मैं उनसे पूछकर बताता हूँ। मैकेनिक अपने मालिक को फोन लगाता है और बात करने के बाद कहता है, मालिक ने टायर लेकर जाने के लिए हाँ कह दी है। मैंने उन्हें आपके बारे में बताया तो उन्होंने आधी कीमत में यानी कि 50 रुपए एक टायर के हिसाब से देने के लिए कहा है। आप जितने चाहें उतने ले जाइए। मुझे ज्यादा नहीं, बस 4 ही चाहिए। मैं कल इसी समय आती हूँ भैया, पैसे लेकर। घर पर आकर साधना सबको पूरी बात बताती है। सब उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। हमें भला टायरों का क्या काम बहू? हम उन टायरों को जोड़कर अपना पलंग बनाएंगे माँ जी। हाँ मैं समझ गई आप कैसा पलंग कह रही हैं। चलो फिर हम सब जाकर टायर लेकर आते हैं। हाँ लेकिन हमें कम से कम 4 टायर तो लगेंगे ही, और वो मैकेनिक एक टायर के 50 रुपए मांग रहा है। उस हिसाब से तो हमें 200 रुपए की जरूरत होगी। भाभी मेरे पास 200 रुपए है। हमारे कॉलेज में कंपटीशन हुई थी ना, मैंने उसमें जीते थे। माँ और पिताजी की दवाइयाँ, मेरी फीस और बाकी खर्चे पूरे करने में ही मेरे भाइयों के पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं। उनसे मत मांगिएगा, ये पैसे तो तेरे इनाम के हैं, इन्हें तुझे खुद पर खर्च करने चाहिए थे। कोई बात नहीं भाभी, आखिर घर के लिए कुछ करना मेरा भी तो फर्ज है। साधना बुझे मन से चांदनी से पैसे ले लेती है और दूसरे ही दिन वे लोग टायर लेकर आती हैं। हम इन जूट के कतरनों को जोड़कर रस्सियां बना लेते हैं और उन रस्सियों से टायरों को आपस में बांध लेते हैं। हाँ, ताकि एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहे। पांचों बहुएं मिलकर जूट की कतरनों से रस्सियां बनाती हैं और टायरों को आपस में बांध देती हैं। ये तो अभी से पलक जैसा दिख रहा है, लेकिन इन गड्ढों का क्या करेंगे? इन गड्ढों में हम काली मिट्टी भर देंगे। पीछे के मैदान में बहुत सारी काली मिट्टी है, वहीं से लेकर आएंगे। माँ जी ने कहा था ना कि काली मिट्टी बहुत ठंडी होती है। काली मिट्टी से गड्ढे भी भर जाएंगे और ठंडक भी मिलेगी। काली मिट्टी में बराबर मात्रा में गाय का गोबर भी मिला लेना, दोनों ही ठंडक देते हैं। गोबर भी हमें पास की गौशाला में मिल जाएगा। मुझे याद आया कि गर्मी में मेरी माँ मिट्टी और गाय भैंस के गोबर से बने मिश्रण से घर की दीवारों और जमीन को लीपती थी। इससे ठंडक भी मिलती थी और गोबर के प्रभाव से गर्मी के कीड़े मकोड़े भी नहीं आते थे। फिर तो हम ज्यादा मिश्रण बनाएंगे
गड्ढों में भी भरेंगे और दीवारें और जमीन भी लीप देंगे। 3 बहुएं पीछे के मैदान में जाकर मिट्टी लेकर आती हैं और बाकी दोनों पास की गौशाला से गोबर लेकर आती हैं। उन्हें ऐसा करते देखकर पड़ोस की औरतें उन पर तंज कसती हैं। ये देखो भाई, जुगाड़ू बहुएं अब गर्मी से बचने का जुगाड़ कर रही है। ऐसे ही जुगाड़ करके अपना जीवन चलाएंगे ये लोग, लेकिन काम नहीं बढ़ाएंगे। सीमा की बात पर बाकी औरतें भी हंसती हैं, लेकिन ये पांचों उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती हैं। घर के बाहर अब गोबर और मिट्टी का ढेर जमा हो जाता है। मैं इस बड़े से तगार में इन दोनों चीजों को मिलाती हूँ, तुम लोग डालती जाओ। ठीक है भाभी, मैं गोबर डालती हूँ, माधुरी तुम मिट्टी डालती जाओ। राखी अपने हाथों से उठाकर तगारी में गोबर डालती जाती है और माधुरी मिट्टी। साधना दोनों हाथों से मिट्टी और गोबर को अच्छे से मिलाती है। चलो अब हम पांचों मिलकर इस मिश्रण को अंदर लेकर जाते हैं और सभी गड्ढों में भर देते हैं। जोर लगाकर हैया। अब वे धीरे धीरे पूरा मिश्रण टायरों के गड्ढों में भर देती हैं। अब हम इस मिश्रण को टायरों की ऊपरी सतह पर फैलाकर समतल कर लेते हैं। पांचों बहुएं टायरों पर मिट्टी की परत अच्छे से बिछाकर उसे सूखने के लिए छोड़ देती हैं। मैं इस बाकी के मिश्रण को दीवारों और जमीन पर लीप देती हूँ। मैं भी आपकी मदद करती हूँ भाभी। गर्मी के कारण 2 ही दिनों में सब सूख जाता है और सुनीता के लिए एक ठंडा ठंडा पलंग तैयार हो जाता है। अब हम इस पर जूट के कपड़ों को चादर की तरह जोड़कर बिछा देते हैं। इससे नीचे कड़क नहीं लगेगा। कुछ फटी पुरानी साड़ियाँ भी है, उन्हें भी बिछाएंगे तो गद्दा ही बन जाएगा। इस तरह टायर, मिट्टी, गोबर, पुरानी साड़ियाँ और जूट से पांचों जुगाड़ू बहुएं सुनीता का पलंग और बिस्तर तैयार कर देती हैं। इस पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है और पीठ दर्द से राहत भी मिल रही है। ये तो इतना बड़ा है कि मैं और खुशी दोनों आराम से सो सकते हैं। कमाल की जुगाड़ू बहुएं है मेरी। पिताजी, अब अगले महीने आपकी पलंग की बारी। हम आपके लिए भी ऐसा ही पलंग बनाएंगे। कुछ ही दिनों में चांदनी को एक कंपनी में सुपरवाइजर की जॉब मिल जाती है और सब बहुत खुश होते हैं। खुशी अब दादी के साथ टायर से बने जुगाड़ू पलंग पर सोने लगती है। अगले महीने 300 रुपए जुटाकर बहुएं 6 टायर लेकर आती हैं। उनसे एक और पलंग और बैठने के लिए 2 बड़े मुड्ढे बनाती हैं। इस तरह उनके छोटे से ठंडे कमरे का फर्नीचर बनकर तैयार हो जाता है। अब इस गर्मी में हमारे घर और फर्नीचर की समस्या तो हल हो गया। अब हमें वॉशरूम की समस्या का समाधान करना है। हाँ भाभी, वो तो बहुत जरूरी है। हमारे घर में वॉशरूम नहीं है, इसलिए हमें पास के तालाब में नहाने जाना पड़ता है। कल तो मोहल्ले के कुछ आवारा और छिछोरे लड़कों ने तो हद ही पार कर दी। मोबाइल से तालाब के पास नहाती हुई महिलाओं की वीडियो निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो तो किसी ने देख लिया और सबको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये तो बहुत बुरी बात है और ये हमारे साथ भी हो सकता है। हम ऐसा कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि घर के अंदर ही वॉशरूम बन जाए। पांचों बहुएं सुबह के 3 बजे तालाब में नहाने जाती हैं। वो कुछ सोचती उसके पहले ही उनकी पड़ोसन इस बात पर भी तंज कस देती है। इतना बड़ा कांड हो गया और इन्हें अभी भी बाहर ही नहाना है। पता नहीं कब समझ आएगी इन्हें। अब तो पांचों बहुएं इसके बारे में गंभीरता से सोचती हैं। खुशी वहीं पर बैठकर अपनी किताब पढ़ती है। दुनिया में प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। इसे रिसाइकल करने के उपाय ढूंढना चाहिए। क्यों ना हम प्लास्टिक से अपना वॉशरूम बनाएं? हम प्लास्टिक की बोतलों को आपस में जोड़ जोड़ कर दीवार जैसा बनाएंगे और उस पर जूट का कपड़ा बिछा देंगे। लेकिन नीचे जमीन तो मिट्टी की है, पानी से कीचड़ हो जाएगी। मेरे पति कब काम आएंगे? वो तो प्लास्टिक के सामान की फैक्ट्री में काम करते हैं। हमें नीचे बिछाने के लिए प्लास्टिक की वाटरप्रूफ शीट्स लगाकर दे सकते हैं। चलो फिर हम कल से ही आसपास से प्लास्टिक की बोतलें ढूंढ कर लाते हैं। अगले दिन साधना और माधुरी घर पर रुकती हैं और राखी, रत्ना और नीलम प्लास्टिक की बोतलों की तलाश में निकलती हैं। आसपास के कूड़े से लेकर तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सब दूर से वो ढेर सारी बोतलें जमा करके घर ले आती हैं। ये क्या? तुम तो पूरी फैक्ट्री ही उठा कर ले आई हो। सच में लोग प्लास्टिक का कितना ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। हम इसे रिसाइकिल करके अच्छा काम कर रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे? अब हम मोमबत्ती से एक बोतल के नीचे की परत हल्की सी पिघलाकर उस पर तुरंत दूसरी बोतल का ढक्कन वाला हिस्सा लगा देंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे। इसी तरह एक के ऊपर एक बोतलें चिपकाकर दीवार जैसी बनाएंगे। हम ऐसी 4 बड़ी और चौड़ी दीवारें बनाएंगे और आपस में जोड़कर एक चौरस तैयार करेंगे। मैंने रुपेश जी को प्लास्टिक की बेस्ट शीट्स लाने के लिए कह दिया है। उन्हें हम नीचे बिछा देंगे। लो भाई, बन गया 5 जुगाड़ू बहुओं का जुगाड़ू वॉशरूम। रुपेश प्लास्टिक की शीट्स लेकर आता है जिन्हें वे नीचे बिछा देती हैं। पानी जाने के लिए वे चाकू से खोदकर एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा गड्ढा खोद देती है और प्लास्टिक की दीवार पर बाहर की तरफ जूट की चादरें अटका देती हैं जिससे पारदर्शिता खत्म हो जाती है। आप लोगों ने तो घर का हुलिया ही बदल दिया है। पहले कहा हमारा घर बिल्कुल बेरौनक और अव्यवस्थित लगता था,
अब नया फर्नीचर, साफ स्वच्छ फर्श और दीवारें, पर्दे, वॉशरूम सब कितने अच्छे से सेट हो गया है। और बिना पंखे कूलर के ठंडा भी कितना हो गया है। हमारी तो सभी समस्याओं का हल हो गया है और घर भी स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे रहा है। जीती रहो मेरी होशियार जुगाड़ू बहुओं, खूब खुश रहो। एक खुशखबरी मेरे पास भी है। हमारी कंपनी में बहुत क्रिएटिव और मेहनती लोग काम करते हैं। मैंने वहाँ अपनी भाभीयों के बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें भी जॉब दे दी है और मेरे प्यारे भाई भी अब मजदूरी नहीं बल्कि अच्छी जगह काम करेंगे। उनकी भी बात कर ली है मैंने। इस तरह पांचों बहुएं और बेटे खूब मेहनत करते हैं और तरक्की भी करते हैं। धीरे धीरे उनके दिन बदल जाते हैं और वे सब खुशी से रहने लगते हैं।